is Radhika Gaur with the session number 1 of your chapter number 10, that is gravitation. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन क्या होता है, उसकी यूनिवर्सल लॉ क्या होती है, वो सब हम इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. Actually, we always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. ये तो हम सभी को पता है ना कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम किसी हाइट से उसे नीचे गिराएंगे तो क्या होगा, वो अर्थ की तरफ फॉल हो जाता है. क्लियर. कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी हाइट से ड्रॉप किया गया है तो वो अर्थ की तरफ फॉल होता है, टुवर्ड्स द अर्थ वो फॉल रहता है. ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये सब किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन की वजह से होता है. ये सब ग्रेविटेशन की वजह से क्यों, कैसे पॉसिबल हो पाता है, वही हम इस सेशन में स्टडी करेंगे. ऑल्सो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ये भी हमें पता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो उनका जो रिवॉल्यूशन है वो किसकी वजह से हो पाता है? वो भी किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है. This force is called gravitational force. जो फोर्स इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर. दैट या तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी हाइट से हम उसे गिरा रहे हैं और वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो उसका मीनिंग ये है कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई की गई है. सेम टू सेम जब यदि हम कोई भी प्लेनेट है यदि वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ऐसा किसकी वजह से पॉसिबल होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है. क्लियर. अब बात आती है जो ग्रेविटेशन है वो क्या है. It is defined as a non-contact force of attraction between any two bodies in the universe. ये क्या होता है? ये एक non-contact force of attraction होता है. देखो मैंने आपको जो फोर्थ लॉ मैं आपको इससे लास्ट चैप्टर कराई थी, फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन, तभी मैंने आपको बताया था ना कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है. कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती है जिनके थ्रू वर्क डन तब होता है जब कोई भी हमारी मसल्स का या हैंड्स का यूज हो. बट यदि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट कोई फोर्स अट्रैक्शन शो कर रही है तो वो कौन सी फोर्स होती है? वो होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. क्लियर. तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. ऑब्वियसली यूनिवर्स में किन्हीं दो बॉडीज के बीच में जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन. द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर. और जो अर्थ है वो क्या करती है? वो सारी बॉडीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आया that जो ग्रेविटेशन है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स एंड अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर. अब बात आती है जो ग्रेविटी है वो क्या होती है. हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमने पढ़ा ग्रेविटेशन क्या होता है. थर्ड चीज आती है हमारी ग्रेविटी. So the force with which the earth pulls the body towards its center is called gravity of the earth. Clear? वो फोर्स जिसके थ्रू अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर के टुवर्ड्स, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. क्लियर. आपने देखा है कभी यदि आप किसी स्टोन को ऊपर उछालोगे, क्लियर, ऊपर की तरफ आप उसको उसको क्या बोलते हैं उसे, दैट इज टू सिंपल वर्ड, दैट इज आप पुल कर रहे हो या फिर वी कैन से उसको आप एयर में फ्लो करा रहे हो किसी भी स्टोन को. जब भी वो नीचे गिरेगा तो क्या होगा? जब भी वो नीचे गिरेगा तो किसकी वजह से गिरेगा? अभी ऑब्वियसली यदि हम किसी चीज को ऊपर उछाल रहे हैं तो उसे ऊपर जाना चाहिए था, बट वो नहीं जाता. वो क्या करता है? अर्थ की तरफ गिर जाता है. वो किसकी वजह से होता है? वो ग्रेविटी की वजह से होता है. क्लियर. तो ये जो ग्रेविटी है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन की जो यूनिवर्सल लॉ है वो क्या होती है? According to this law, the gravitational force of attraction between two particles is directly proportional to the product of masses of the particle and is inversely proportional to the square of the distance between the particles. I mean, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है बट काफी सिंपल है. सिंपल है. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करती है? ये स्टेट करती है कि जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, क्लियर, उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा?
जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनके मास के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? जो दो पार्टिकल्स हैं उन दोनों के बीच यदि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता लगानी है तो दोनों के मास की इंटू कर दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, और जो स्क्वायर जो डिस्टेंस है उनके बीच की उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स is directly proportional to the product of masses of the particle and is inversely proportional to the square of distance between the particles. Now talking about that the direction of force is along the line joining the two particles. अब बात आती है जो फोर्स लगती है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में होती है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग वो डायरेक्शन रहती है। क्लियर? दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। अब बात आती है कि जो हमारे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको हम मैथमेटिकली डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी। आपको क्या कंसीडर करना है, दो बॉडीज हैं, एक ए है और एक बी है, हैविंग मासेस m1 एंड m2। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। whose centers are at a distance d from each other। उन दोनों के सेंटर्स क्या है, एक दूसरे से d डिस्टेंस पे है। क्लियर? दैट इज यहाँ पे a बॉडी है, ये b बॉडी है, दोनों का मास m1 a का मास है, m2 b का मास है, और दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। क्लियर? The force between the two bodies is directly proportional to the product of their masses। तो फोर्स क्या होगा दोनों बॉडीज के बीच में, जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका हाफ स्टेटमेंट हमने शो किया कि जो फोर्स है वो क्या होती है, वो जो मासेस होते हैं दोनों बॉडीज के उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। Now the force between two bodies is inversely proportional to the square of distance between them। मैंने बताया था आपको हाफ तो ये था कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m1 इंटू m2 के। नेक्स्ट हाफ हमारा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि जो फोर्स होती है वो जो बॉडीज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द this is the distance between the particles, square of the distance between the particles। क्लियर? अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो मीनिंग आपको पता है। डायरेक्टली मतलब यदि कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और इनडायरेक्टली मतलब यदि कोई चीज एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। क्लियर? अब क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करना है। तो हमें क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। क्लियर? क्या कि जो F है वो m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वी कैन से F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। हम ये भी कह सकते हैं कि जो F है वो क्या होगा, वो इज इक्वल टू होगा g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर के। यहाँ पे g क्या होगा, g जो है वो एक कांस्टेंट होगा जिसे हम यूनिवर्सली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? अब बात आती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर इन स्पेस। क्लियर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो किसी भी स्पेस में रखे होते हैं। बस वहां पे एक कंडीशन रहती है कि m1 और m2 1 किलोग्राम के बराबर होंगे, और जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर वीकन से 1 मीटर के बराबर होगी, दैट इज 1 होगी। क्लियर? तो अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर फॉर्मूला लगाया। क्लियर? तो यहाँ पे हम लगाएंगे g इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो F किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर। दैट इज जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है विल बी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ द थिंग इज दैट इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ ऐसी चीजें जिन पर डिपेंड नहीं करती, जैसे मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। जो दो बॉडीज हैं उनके बीच में मीडियम क्या है इसके ऊपर वो कभी डिपेंड नहीं करेगी। ऑल्सो द मास ऑफ बॉडीज और द डिस्टेंस बिटवीन देम। ना ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इस चीज पर डिपेंड करती है
कि जो बॉडीज है उनका मास क्या है और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। क्लियर? Now the thing is, what are the characteristics of gravitational force? अभी हमने स्टडी किया ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है। अब बात आती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो इट इज एन एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ये क्या होती है? एक एक्शन होती है एट अ डिस्टेंस फोर्स, और डिस्टेंस फोर्स होती है ऑब्वियसली दैट इज हम ये कह सकते हैं that it does not need any contact between the two bodies। सिंपल है। मैंने बताया था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, दैट इज दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स होती है जिसमें किसी भी आई मीन टू से यदि दो बॉडीज हैं तो उनके बीच में किसी कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। It is an inverse square force because it is inversely proportional to the square of the distance between the two bodies। ये क्या होती है? ये एक इनवर्स स्क्वायर फोर्स होती है। इनवर्स स्क्वायर फोर्स ये क्यों होती है? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। जो टू बॉडीज हैं उनके स्क्वायर के इनवर्सली, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। दिस इज द रीजन ये एक इनवर्स स्क्वायर फोर्स होती है। क्लियर? ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। कोई भी दो बॉडीज हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक्शन रिएक्शन पेयर क्रिएट करती है। लाइक देखो हमने क्या किया, हमने एक कॉइन है उसको टॉस किया। क्लियर? दैट इज हमने कॉइन को ऊपर एयर में फेंका। जब हम एयर में फेंकते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं ना ग्रेविटेशन के अगेंस्ट। तो ग्रेविटेशन क्या करता है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन ज्यादा है इसीलिए वो क्या होगा, वो अर्थ पे फॉल डाउन हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये एक एक्शन रिएक्शन फोर्स की एग्जाम्पल हुई। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल बॉडीज इज वेरी स्मॉल। जो दो स्मॉल बॉडीज होती हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो काफी स्मॉल होती है। क्लियर? यदि दो स्मॉल बॉडीज हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काफी स्मॉल होगी। ऑन द अदर हैंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू लार्ज बॉडीज इज लार्ज। जबकि जो दो लार्ज बॉडीज हैं उनके बीच में यदि ग्रेविटेशनल फोर्स देखी जाए तो ज्यादा होगी। क्लियर? जो स्मॉल बॉडीज हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, स्मॉल होगी, जबकि जो लार्ज बॉडीज हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो लार्ज होती है। नाउ द थिंग इज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने बताया था आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, मैंने आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन भी बताया उसका। अब बात आती है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेनन्स। ये कुछ फिनोमेनन्स को इजीली और सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता है। कौन से है वो फिनोमेनन? लाइक द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। वो फोर्स जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखती है वो क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और उसको कौन एक्सप्लेन करता है? उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऑल्सो द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। जो अर्थ है वो उसके अराउंड जो मून रिवॉल्व करता है वो भी किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, मोशन करते हैं, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल होता है? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। ऑल्सो द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। मून एंड सन की वजह से टाइड्स आते हैं तो आपको पता ही होगा। तो जो टाइड्स हैं वो भी किसकी वजह से पॉसिबल होते हैं? वो भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से पॉसिबल होता है। दैट इज उसके थ्रू ही हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल्सो द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन वाटर। रिवर्स में जो वाटर फ्लो होता है वो भी किसकी वजह से होता है? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है वाटर पे। क्लियर? That the flow of water in reverse is also due to the gravitational force of the earth on the water. Also, gravitational force of the earth is responsible for holding the atmosphere around the earth. अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, क्लियर, उस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखना ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी वजह से पॉसिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। The prediction about solar and lunar eclipse made on the basis of this law comes out to be true. और जो भी हमारे सोलर इक्लिप्स हुए, ल्यूनर इक्लिप्स हुए, उनके बारे में जितनी भी प्रेडिक्शन होती हैं वो भी किसके बेसिस पे ट्रू निकली? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ट्रूथ प्रूफ हुई। इज दैट क्लियर टू यू? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्रेडिक्शन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। नाउ there's a time for challenging question mark and today's question is
The earth is acted upon by gravitation of sun even then it does not fall into the sun. Why? क्या है कि जो अर्थ है, क्लियर, इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन. उसमें क्या होता है, जो सन है वो उसको ग्रेविटेशनल प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे अपने से बाइंड करके रखता है. क्लियर. जब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लग रहा है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ सन में फॉल डाउन नहीं होती, अर्थ सन में नहीं गिर जाती, ऐसा क्यों होता है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the earth does not fall into the sun because the earth remains in its circular orbit due to the gravitational force acting on it. क्यों नहीं गिरती अर्थ सन में? क्योंकि जो अर्थ है वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट जो है उसमें रहती है. क्लियर. जो अर्थ है इट रिमेन्स इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, और वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है? इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. दैट्स व्हाई द अर्थ डज नॉट फॉल इनटू द सन. इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके साथ मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होता है उसका, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके इंपॉर्टेंस क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सब हमने इस सेशन में स्टडी किया. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.